नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान को फिर धमकाया है और मोदी ने देश के उन नेताओं को भी समझाया जो डरते हैं, जो अमेरिका से भी डरते हैं और पाकिस्तान से भी डरते हैं। नरेंद्र मोदी ने आज एक लाइन खींच दी और वो लाइन ये है कि अगर इस देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं तो पाकिस्तान डर के ही रहेगा। अगर इस देश का प्रधानमंत्री कोई और होता, कोई कांग्रेस का नेता होता, तो बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ना होता। यह मोदी ने कहा है। आप सोचेंगे भला कैसे? तो मोदी ने आज इसका एक उदाहरण दिया। 2008 में जब मुंबई में आतंकवादी आए और हमला किया, उस वक्त की यूपीए की सरकार के गृह मंत्री ने यह कहा है कि भारत को जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए। लेकिन उस वक्त सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सरकार ने अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश तक नहीं की। अमेरिका से फोन आ गया, अमेरिका की उस वक्त की विदेश मंत्री भारत ही आ गई और यूपीए की सरकार दबाव में आ गई। 2008 से 2014 तक यही सिलसिला चलता रहा। लेकिन 2014 में मोदी आए और इसके बाद 2025 तक पाकिस्तान ने जब भी कोई हरकत की, उसका करारा जवाब दिया गया। और इस बार तो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 हुआ है। हमारे आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ ने कह दिया है कि भारत का अगला हमला बेहद तगड़ा होगा। अब आपको हम पाकिस्तान की खबर बताते हैं। आज सुबह से ही पाकिस्तान में यह मुनादी हो रही है कि भारत एयरफोर्स डे मना रहा है और अगले महीने हमला करने वाला है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत आधी रात में हमला कर देगा और इस बार छोड़ेगा भी नहीं। पाकिस्तान को मोदी से इतना डर क्यों लग रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। जब आप और मैं रात की किसी तारीकी में सो रहे होंगे और किसी आखिरी पहर अचानक हमें मिसाइल्स गिरने की आवाज़ आएगी, ड्रोन्स गिरने की आवाज़ आएगी और जब हमारी आंखें खुलेंगी तो हमें पता लगेगा कि एक्चुअली भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च कर दिया है। इंडिया के आर्मी चीफ कहते हैं कि वो पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। इंडिया कोई नई साजिश रचाने का सोच रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। क्या सोच के बैठे हैं ये मुझे समझ में नहीं आता। जंग 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 इनके लिए बच्चों का खेल है। मुल्ला मुनीर को एक बार फिर आधी रात का खौफ सता रहा है। पाकिस्तान का कोई भी शहरी रात भर सो नहीं पा रहा है क्योंकि सबको हिंदुस्तानी मिसाइल से डर लग रहा है। यह पाकिस्तान पर अगले अटैक का टीजर है। तैयारी हो चुकी है। हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, एयर डिफेंस, मिसाइल सिस्टम, सबकी टेस्टिंग हो चुकी है। एक्सरसाइज गजराज शक्ति की यह तस्वीर मुनीर के होश उड़ा रही है। एयरफोर्स डे वाले दिन पाकिस्तान पर कहर बरपाने वाले आखिरी पहर की शुरुआत हो चुकी है। आज इंडियन एयरफोर्स चीफ ने पाकिस्तान को डायरेक्ट वार्निंग दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बार फिर घर में घुस कर मारेंगे वाली चेतावनी जारी कर दी है। इसका मतलब ही यही है कि पाकिस्तान पर एक और घातक हमले की घड़ी अब बेहद नजदीक आ गई है। हमारे लिए देश और देशवासियों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज का भारत दमदार जवाब देता है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। ये दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा भी है और गर्व की अनुभूति भी की है। मुझे एक गर्व है कि मैं आज ऐसी वायुसेना का हिस्सा हूं जो टेक्नोलॉजी और क्षमता में संसार की अग्रिम वायुसेनाओं में से एक है। एक ऐसी वायुसेना जिसने देश के हर संकट में आगे बढ़कर चुनौतियों का सामना किया। एक ऐसी वायुसेना जिसका हर वायु योद्धा देश की रक्षा के लिए एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। हमारे वायुवीरों ने हर युग में इतिहास रचा है। 1947 में कश्मीर की रक्षा, 1965 में आकाश से प्रहार,
71 में एक नए राष्ट्र की रचना, 1999 में कारगिल में अदम्य साहस, 2019 में बालाकोट में आतंकियों का नाश और इस वर्ष ऑपरेशन सिंदूर में मात्र 4 दिनों में शत्रु पर विजय, जहां हमारे पराक्रम ने सीमाओं को सुरक्षित रखा है और दुश्मन को उनकी जगह दिखाई है कि एकजुट होकर कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रह जाती। भारत के प्रधानमंत्री और वायुसेना प्रमुख के ऐलान के बाद पाकिस्तान में पैनिक बटन दब गया है। हिंदुस्तानी मिसाइल्स का खौफ ऐसा, ब्रह्मोस का खौफ ऐसा कि पाकिस्तान में चौक चौराहे पर, टीवी स्टूडियो में बस एक ही बात की चर्चा हो रही है कि क्या मोदी कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। पाकिस्तानी हर थोड़ी थोड़ी देर में यही पूछ रहे हैं कि क्या मोदी अगले 36 घंटे में हमले का ऑर्डर देने जा रहे हैं या फिर क्या नवंबर में पाकिस्तान का कचूमर बनने जा रहा है। पाकिस्तान एक एक मिनट, एक एक घंटे गिन रहा है। कभी 36 घंटे, कभी 72 घंटे, तो कभी नवंबर कर रहा है। इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक रिपीट मोड में यही चल रहा है। हिंदुस्तान हमला करने वाला है। मुल्ला मुनीर के मुल्क का आखिरी पहर चल रहा है। पाकिस्तान पर हिंदुस्तान का कहर बस टूटने ही वाला है। पाकिस्तानी खुद बता रहे हैं कि भारत कब और कहां हमला करने वाला है। अब की बार लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, इन सारे पाकिस्तानी शहरों पर अटैक होने वाला है। अब यह हेडलाइन पढ़िए, शब्दों पर गौर कीजिए। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री भी कह रहा है रिस्क्स आर रियल, यानी भारत के हमले का रिस्क बहुत ज्यादा है। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ के बाद पूरे होशो हवास में कह रहा है, पाकिस्तानी न्यूज चैनल के स्टूडियो में बैठकर कह रहा है, अगर अल्लाह ना करे कोई इसकी ऐसी सिचुएशन अराइज हो, चांसेस उसके हैं, उसको मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता। इसका एक लेटेस्ट हिंट आज एक बार फिर मिल गया। मंगलवार को खबर आई थी कि भारत बंगाल की खाड़ी में 15 से 17 अक्टूबर के बीच 1480 किलोमीटर की रेंज में मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है। मगर अब जो खबर आई है वो पाकिस्तान को बहुत डराने वाली है। क्योंकि अब हिंदुस्तान ने जो नोटिस टू एयरमैन जारी किया है उसमें मिसाइल टेस्ट की रेंज को 1480 किलोमीटर से बढ़ाकर 2520 किलोमीटर कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अगले हफ्ते हिंदुस्तान जिस मिसाइल की टेस्टिंग करने जा रहा है उसकी रेंज 2500 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर या उससे ज्यादा की होने वाली है। और यह खबर सुनते ही पाकिस्तान में सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है। सबके सब कैमरे पर आकर रोने लगे हैं, कहने लगे हैं अब की बार मोदी नहीं छोड़ेगा, खत्म करके ही दम लेगा। इस बार ओपनिंग इंडियन नेवी करेगी, सबसे पहले कराची को टारगेट करेगी, कराची पोर्ट को धुआं कर देगी। भारत के रक्षा मंत्री ने तो इसका सिर्फ एक हिंट दिया था, लेकिन पाकिस्तानी तो मानकर बैठे हैं कि भारत अगले हमले की शुरुआत ही कराची से करेगा। और कराची पर अटैक वाले डर से पाकिस्तान में ऐसा हड़कंप मचा कि आनन फानन में पाकिस्तान की नौसेना ने भी फैसला कर लिया कि समंदर में कूदो, जल्दी से युद्ध की तैयारी शुरू करो। और इसके लिए उसने 9 और 10 अक्टूबर की तारीख तय की है। उत्तरी अरब सागर में पाकिस्तानी नेवी एक एक्सरसाइज करेगी, 240 किलोमीटर की रेंज में फायरिंग ड्रिल करेगी। लेकिन ऐसी कोई भी ड्रिल अब की बार पाकिस्तान को बचा नहीं पाएगी। हिंदुस्तानी मिसाइल कराची में तबाही मचाएगी, और यह भी किसी और का नहीं, खुद पाकिस्तानियों का ही कहना है। हिंदुस्तान से युद्ध के खतरे के बीच पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज कई दिनों के बाद कैमरे पर नजर आया है। तस्वीरें रावलपिंडी की हैं, जहां मुनीर ने अपने कमांडर्स के साथ एक मीटिंग की है।
मुनीर की शक्ल बता रही है कि वो इस वक्त कितना डरा डरा सहमा सहमा सा है। हालांकि भारत को हमले की गीदड़ भभकी वो अभी भी दे रहा है। भारत के रक्षा मंत्री, आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ के हालिया बयान के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। जब से भारत के आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान नहीं सुधरा, आतंक को नहीं रोका तो उसे दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा, तब से पाकिस्तानियों को यही लग रहा है कि अब की बार भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 से भी ज्यादा सीरियस है। और इस खौफ का प्रसारण पाकिस्तान में लाइव हो रहा है। पाकिस्तान में पिछले 6 दिनों से सबसे ज्यादा चर्चा भारत के मिसाइल अटैक की हो रही है। कुछ घंटों पहले ही फॉर्मर पाकिस्तानी एनएसए नासिर खान जंजुआ ने कहा है कि भारत बहुत जल्द मिसाइल अटैक करेगा। सवाल है, पाकिस्तान को ऐसा क्यों लग रहा है? तो इसका जवाब है ये तस्वीरें। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अब एक नया खेल खेल रही है। पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ नए हाइब्रिड वॉरफेयर मॉडल पर काम कर रहा है। इसी प्लान के तहत आईएसआई अब लश्कर तैयबा और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस को साथ लाने में जुट गई है। इन तीनों ही वीडियोस में लश्कर के कमांडर आईएसकेपी के आतंकियों के साथ दिख रहे हैं। इसी प्लान के तहत आईएसआई ने पहले लश्कर और जैश के ठिकानों को प्लानिंग के साथ पीओके और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से हटाकर अफगानिस्तान सीमा से सटे खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट किए। और अब लश्कर और आईएसकेपी के दम पर आईएसआई भारत में आतंकी हमले कराने की फिराक में है। हाल ही में सामने आई एक तस्वीर में बलूचिस्तान में आईएसकेपी का आतंकवादी मीर शफीक लश्कर कमांडर राणा मोहम्मद अशफाक को एक पिस्तौल देता दिख रहा है। और ये सारे लोकेशंस, ये सारे आतंकी अब हिंदुस्तान की रेंज में आ चुके हैं। इन सबकी ट्रैकिंग हो चुकी है। इन पर हिंदुस्तानी मिसाइल बहुत जल्द बरसेंगी। बिहार में इस वक्त आरजेडी कांग्रेस की मीटिंग चल रही है। जेडीयू और बीजेपी की भी बैठकें हो रही हैं। बिहार की सारी पार्टीज के बीच सीटों का बंटवारा हो रहा है। एक एक सीट जोड़ी जा रही है, एक एक कैंडिडेट पर रायशुमारी हो रही है। लेकिन बिहार में 25 साल बाद ऐसा हो रहा है जब तेजस्वी यादव को मुसलमान वोटों का डर लग रहा है। और इसकी वजह है असदुद्दीन ओवैसी। दरअसल बिहार में ओवैसी इस बार उन सीटों पर भी कैंडिडेट उतार रहे हैं जहां मुसलमानों की आबादी 20% है। ओवैसी इस बार हिंदू कैंडिडेट्स को भी टिकट दे रहे हैं। खासकर यादव कैंडिडेट्स पर ओवैसी का फोकस है। अगर ओवैसी ने 30 सीटों पर भी ऐसे उम्मीदवार उतारे और हर सीट पर 10,000 वोट भी ले लिए तो इसका डायरेक्ट नुकसान किसको है? तेजस्वी यादव को। सवाल है कि क्या ओवैसी ने यह तय कर लिया है कि उन्हें तेजस्वी यादव से बदला लेना है? क्या ओवैसी इस MY गठजोड़ वाली सीटों पर भी तेजस्वी का खेल बिगाड़ने जा रहे हैं? देखिए रिपोर्ट। ये हाथ जो तुम्हारे आगे बढ़े हैं दोस्ती के लिए, ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये 19% अक़लियतें अपना हक मांग रही है। अगर तुम कमजोरी समझते हो तो याद रखो ये हाथ बड़े दराज हैं, तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने को तैयार हैं। ओवैसी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, पूरा बिहार नाप रहे हैं। मुबारक हो तुम्हारी बहादुरी पर, मुबारक हो कि तुम खामोश बैठे हो। चुनाव से पहले किसी एक जगह बता दो, तुम लाखों के मजमे का ला लो, मैं अकेले आऊंगा, बहस कर लेंगे, तुम 5 मिनट ठहर नहीं सकोगे। ओवैसी एग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं, ओपन चैलेंज दे रहे हैं। मजलिस वो पार्टी है जो हवाओं को सूंघ कर बोलती है कि सैलाब आने वाला है। हम में और उनमें फर्क ये है कि हम देख रहे हैं कि तूफान आने वाला है और ये लोग पानी से भीग कर कहेंगे कि हाँ अब सैलाब आ गया। क्या ओवैसी इस बार महागठबंधन को हिला देंगे? मैं हैदराबाद से यहां इसलिए नहीं आ रहा हूं कि तुम्हारे वोट को लेकर अपने जमीर का सौदा खुदा ना खास्ता कर लूं। वैसे दुनिया में कोई ऐसा मैका लाल पैदा नहीं हुआ जो असदुद्दीन ओवैसी को खरीद सके।
क्या ओवैसी फिर तेजस्वी का खेल बिगाड़ देंगे? किसी एक शख्स के लिए, खानदान के लिए 60 साल तक आप एक पार्टी को वोट डालते आए हैं। सेक्युलरिज्म के नाम पर जितना हमने धोखा खाया किसी ने नहीं खाया। फसादात हुए, बर्बाद हुए, खानदान के लोग कट गए, फिर भी हमने कहा नहीं, अब डालेंगे वोट सेक्युलरिज्म की बका के लिए। बिहार से लेकर यूपी तक इस वक्त सिर्फ मुसलमान की बात हो रही है। अखिलेश, तेजस्वी, आजम और ओवैसी सभी की नजर भाईजान के वोट पर टिकी है। बिहार में 27.12% ओबीसी हैं, 36.01% ईबीसी हैं। लेकिन चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा मुसलमान वोट का डिवीजन बन गया है। 17.7% मुसलमान वोट से तेजस्वी बड़ी आस लगाकर बैठे हैं। 14% यादव वोट का रसायन मिलाकर सीएम की कुर्सी का सपना देख रहे हैं। लेकिन तेजस्वी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन गए हैं हैदराबादी भाईजान ओवैसी। गाजा की तरफ नजर उठाकर देख लो, 65,000 मर गए, मगर बच्चा भी बोलता है कि हम मरने तैयार हैं मगर झुकने तैयार नहीं है। ओवैसी इस बार सिर्फ सीमांचल में नहीं है। ओवैसी इस बार सिर्फ मुसलमान वोट वाली सीट पर नहीं, ओवैसी इस बार उन सीटों पर भी पहुंच गए हैं जिन्हें तेजस्वी पक्की सीट मान रहे थे। कैसे, समझ लीजिए। 15.6% यादव और 15.8% मुसलमान वोट वाली बेलागंज पर ओवैसी पहुंच गए। 17% यादव और 15.5% मुसलमान वाली महुआ सीट पर भी भाईजान ने एंट्री ले ली है। 31% मुसलमान और 11.1% यादव वाली बिस्की पर भी भाईजान ने ताल ठोक दी है। 30.9% मुसलमान और 10.8% यादव वोट वाली केवटी पर भी ओवैसी ने कैंडिडेट उतारने का ऐलान कर दिया है। ये वो सीटें हैं जहां तेजस्वी M+Y के सियासी रसायन के भरोसे थे। बेलागंज पर तेजस्वी जीत का सिक्सर लगा चुके हैं। महुआ सीट लालू की पार्टी 5 बार जीत चुकी है। लेकिन अब यहां ओवैसी पहुंच चुके हैं, तेजस्वी को ओपन चैलेंज दे रहे हैं। राजद की जो आज की लीडरशिप है वो नादान है, दूरंदेशी उनमें नहीं है। वो समझ रहे हैं कि अपने ताकत पे सब कुछ कर लेंगे। अरे तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे। तुम अगर सबको उसका हिस्सा दोगे, तुम बराबरी की बात करोगे तो बीजेपी और मोदी को रोका जा सकता है। हम बिहार में आज भी कह रहे हैं, मगर मेरे भाई कल जब नतीजे आएंगे आप गवाह रहना कि मजलिस ने कोशिश की थी, इन लोगों ने हमारी बात को नहीं माना। हम इनको पुकार पुकार कर कह रहे थे। मेरी पार्टी के मरहूम सदर कहते थे कि मजलिस वो पार्टी है जो हवाओं को सूंघ कर बोलती है कि सैलाब आने वाला है। हम में और उनमें फर्क ये है कि हम देख रहे हैं कि तूफान आने वाला है और ये लोग पानी से भीग कर कहेंगे कि हाँ अब सैलाब आ गया, जब बहुत देर हो जाएगी याद रखो। पिछली बार ओवैसी का फोकस M यानी मुसलमान वोट वाली सीट पर था, लेकिन इस बार ओवैसी M+Y इक्वेशन वाली सीटों पर भी पहुंच गए हैं। जिन सीटों पर तेजस्वी M+Y को ऐड कर चुके थे, वहां ओवैसी डायरेक्ट M का डिवीजन कर रहे हैं। ओवैसी ने मुस्लिम यादव के कॉम्बिनेशन वाली मिथिलांचल की जाली, केवटी, बिस्फी, दरभंगा, महुआ सीट तक अपनी रेंज बढ़ा दी है। मगध रीजन की बेलागंज और शेरघाटी सीटों तक अपनी पहुंच बना ली है। सीमांचल का मुसलमान वोट पिछली बार ओवैसी तेजस्वी के बीच बटा था। सीमांचल के बाहर का मुसलमान नीतीश और तेजस्वी के बीच विभाजित हुआ था। इस बार मुसलमान नीतीश से कुछ नाराज है और नीतीश के हिस्से का वोट लेने ओवैसी ने दस्तक दे दी है। मैं हैदराबाद से पहले भी तो आपके दरमियान में आया था, आज भी आया हूं और कल भी आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं सिर्फ तुम्हारे वोटों के लिए इलेक्शन के लिए नहीं आ रहा हूं, मैं इसलिए आ रहा हूं कि मैं ये देखना चाह रहा हूं
कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरी जिंदगी को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम नेता बनो, तुम नेता बनो, तुम लीडर बनो। मैं चाहता हूं कि तुम कायद बनो। मैं चाहता हूं कि लोग तुम्हारे सामने, तुम्हारे आगे पीछे दौड़े और जिंदाबाद के नारे मंजलिस के और तुम्हारे लगाएं। मैं हैदराबाद से इसलिए यहां पर नहीं आ रहा हूं कि कोई हैदराबादी को शेर घाटी से खड़ा करूं। मैं हैदराबाद से यहां इसलिए नहीं आ रहा हूं कि तुम्हारे वोट को लेकर अपने जमीर का सौदा खुदा ना खास्ता कर लूं। वैसे दुनिया में कोई ऐसा मैका लाल पैदा नहीं हुआ जो असदुद्दीन ओवैसी को खरीद सके। ओवैसी की रैलियों में मुसलमानों की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। मुसलमान यूथ के बीच ओवैसी का क्रेज बढ़ रहा है। ओवैसी भी हवा का मिजाज भांप चुके हैं। वो जहां भी जा रहे हैं मुसलमान क़यादत की बात कर रहे हैं, मुस्लिम नेता तैयार करने की बात कर रहे हैं, तेजस्वी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। ओवैसी का फोकस सिर्फ एम की अलग पार्टी, वाई की अलग पार्टी पर है। मेरा आने का मकसद सिर्फ यही है कि आपकी लीडरशिप बने। भारत के संविधान बनाने वालों ने हमसे कहा था, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि तुम अगर इंसाफ चाहते हो, तुम अगर भाईचारगी चाहते हो, तुम अगर आजादी चाहते हो, तो वोट लो और नेता बनो। वोट लो और नेता बनो। याद रखो, किसी एक शख्स के लिए, खानदान के लिए 60 साल तक आप एक पार्टी को वोट डालते आए हैं। सेक्युलरिज्म के नाम पर जितना हमने धोखा खाया किसी ने नहीं खाया। फसादात हुए, बर्बाद हुए, खानदान के लोग कट गए, फिर भी हमने कहा नहीं, अब डालेंगे वोट सेक्युलरिज्म की बका के लिए। बताओ बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जब आप मतदान के दिन, हक रायदही के दिन वोट डालने जाएंगे, आप अपने चेहरे को मत देखो, इन बच्चों के चेहरों को देखो। आप 2015 विधानसभा चुनाव में मुसलमानों का 80% वोट महागठबंधन के पाले में गिरा। एनडीए को 8% मुसलमानों का साथ मिला। 2020 विधानसभा चुनाव में ओवैसी के फैक्टर ने पूरा गेम चेंज कर दिया। महागठबंधन को भाईजान का 76% वोट मिला। एनडीए के खाते में 12% वोट गिरा। ओवैसी की एआईएमआईएम ने 11% मुसलमान वोट लेकर सीमांचल में भाईजान के वोट से जुड़े सारे मिथक तोड़ दिए। मुसलमान वोट के मामले में नंबर 2 की लड़ाई भी इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर रहकर ओवैसी ने 5 सीटें निकाल ली थी और इस बार ओवैसी के पास ग्राउंड बहुत बड़ा है। सीमांचल, मिथिलांचल और मगध की मुसलमान बस्तियों में नीतीश के नाम की चर्चा बहुत गर्म है, इसलिए ओवैसी ने अपनी रेंज बढ़ा दी है। दूसरे नंबर पर पोजीशन पाने के लिए प्रशांत किशोर भी 40 मुसलमान कैंडिडेट का ऐलान कर चुके हैं। अगर कोई कहता है मजलिस किसी मजहब के खिलाफ है, तो चुनाव से पहले किसी एक जगह बता दो, तुम लाखों के मजमे का ला लो, मैं अकेले आऊंगा, बहस कर लेंगे, तुम 5 मिनट ठहर नहीं सकोगे। मैं किसी मजहब के खिलाफ था, ना कभी रहूंगा। हाँ, मैं मुसलमान हूं और सच्चा मुसलमान वो है जो किसी मजहब के खिलाफ नहीं हो सकता। मैं नहीं हूं। अगर मैं कमजोरों को ताकतवर बनाने की बात करना जुर्म है, अगर मजलूमों को ताकत इंसाफ दिलाना जुर्म है, तो सुनो पटना में बैठकर जुल्म करने वालों, दिल्ली में बैठकर जुल्म करने वालों, मैं ये जुर्म जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मैं करूंगा ये जुर्म। मुसलमान वोट की लड़ाई सिर्फ बिहार में नहीं है। भाईजान के वोट पर यूपी में बड़ी जंग छिड़ी हुई है। जेल से बाहर निकलते ही आजम खान मुस्लिम पिच सेट कर रहे हैं। जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि आजम खान साहब आपसे नाराज है काफी। मैंने आपसे कहा कि आजम खान साहब हमारे पुराने नहीं, ये आपको सूचना मिली कहाँ से? ये आपकी सूचना ये पत्रकार साथी, ये मेरा हवाई जहाज कहाँ उतार रहे थे आप लोग? नहीं, बरेली तो कुछ लोग उतार रहे थे, कुछ लोग यहाँ भी उतार रहे थे। यूपी में मुसलमान वोट की लड़ाई इतनी बड़ी है कि अखिलेश यादव को जज्बातों की बात करनी पड़ रही है। नॉर्थ इंडिया में मुसलमानों के सबसे बड़े 2 नेता ओवैसी और आजम खान ही हैं। यूपी बिहार में MY इक्वेशन सियासत की धुरी रहा है, लेकिन अब यह कॉम्बिनेशन छिटक रहा है। मुसलमान यादव से रूठ रहा है।
आजम खान की 23 सितंबर को जेल से रिहाई हुई। आजम की रिहाई के 15 दिन बाद अखिलेश आजम खान से मिलने रामपुर पहुंचे। अखिलेश रामपुर पहुंचते उससे पहले ही आजम खान ने ऐलान कर दिया कि वो सिर्फ अखिलेश से बात करेंगे, किसी और से नहीं मिलेंगे। सुना है मुझसे मिलने आ रहे हैं, मुझसे मिलेंगे, बस मुझसे ही मिलेंगे और उनसे ही मिलूंगा। क्या कुछ बात है? किसी से नहीं मिलूंगा। अखिलेश पहले रामपुर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के साथ जाने वाले थे, लेकिन आजम के आगे अखिलेश को झुकना पड़ा, शर्त माननी पड़ी, क्योंकि बात मुसलमान वोट पर अड़ी थी। अभी मैं अकेला आया हूँ मिलने, मेरा बेटा भी नहीं आया। उनको होना चाहिए था आपके साथ। ये आप लोग क्यों तय करते हो सब बातें? आप लोग सब तय कर लेते हो। अभी तो आप लोग सब तय कर, अभी मैं मिलने आया हूँ, मैं को लेकर आप लोग फिक्र ये करनी चाहिए कि कितने झूठे मुकदमे लग रहे हैं, कितने झूठे मुकदमे लगे हैं। और मैंने कहा कि इतने गहरे रिश्ते, ये समाजवादी पार्टी के दरख्त हैं, कितनी गहरी जड़ें। अखिलेश आजम की मुलाकात करीब 2 घंटे 25 मिनट चली। आजम माने या नहीं माने ये किसी को नहीं पता, लेकिन इस मीटिंग की टाइमिंग बता रही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। 9 अक्टूबर को बसपा की बड़ी रैली होने वाली है। खबर यह आई थी कि आजम खान के परिवार और मायावती के बीच कुछ बातचीत हुई है। ये तक खबरें चलने लगी कि आजम खान बसपा ज्वाइन कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि बसपा के प्रति आजम के झुकाव को न्यूट्रल करने के लिए ऐन मौके पर अखिलेश पहुंच गए। जिस आजम खान की जेल में अखिलेश ने खबर तक नहीं ली, उन्हें पार्टी का दरख्त बताने लगे। और मैं जेल मिलने नहीं पहुंच पाया था। मैं आज अभी आपसे बैठ करके स्वास्थ्य को लेकर के और उनका हालचाल ले रहा हूं।